अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए मुअज़्ज़िज़ सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। सायरा, आमिर और इरफान आपस में कज़न थे और आज रात वो सैर के लिए निकले थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी और खुशगवार मौसम ने आखिर उन्हें सैर पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठे हुए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ रहे थे। इतने में सायरा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, यार आमिर, मुझे तो भूख लगी है, प्लीज जल्दी करो। और कितनी दूर है तुम्हारा रेस्टोरेंट? भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और सारा दिन इस बारिश ने भी तंग किया है। न जाने कब हम रेस्टोरेंट पहुंचेंगे। सायरा ने आमिर की जानिब देखते हुए कहा, अरे अरे यार, थोड़ा सब्र रखो। वो देखो सामने जो लाइटें नजर आ रही हैं, बस वही हमारा रेस्टोरेंट है। आज हम यहाँ पेट भर खाना खाएंगे और इरफान साहब हमारा व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। आमिर ने हंसते हुए इरफान की जानिब देखा। अरे यार आमिर, सायरा बिल्कुल सच कह रही है, भूख के मारे मेरी भी जान निकल रही है। आखिर कब तक हम सड़कों पर ऐसे ही आवारा घूमते रहेंगे? प्लीज जल्दी करो यार, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। उसने आमिर की जानिब देखते हुए कहा, अरे सुनो यार इरफान, जब तक सायरा लिपस्टिक लगाती है, क्या तुम और मैं एक सैंडविच ना खा लें? उसने सवालिया नजरों से इरफान की जानिब देखते हुए कहा, अरे नहीं यार, छोड़ो सैंडविच को, मुझे तो बस खाना खाना है। खैर कुछ ही देर बाद ये लोग होटल में खाना खाने के लिए पहुंच गए। होटल पहुंचते ही आमिर और इरफान ने खाने के लिए ऑर्डर दिया और सायरा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। तकरीबन 20 मिनट बाद खुदा खुदा करके आखिर खाना आ ही गया, लेकिन सायरा अभी तक वॉशरूम से वापस ना आई थी। यार आमिर, तू ही सायरा का इंतजार कर, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना कहकर इरफान खाने पर टूट पड़ा और आमिर उसे देखकर हंसने लगा। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन सायमा का अभी तक कोई पता ना था। बस अगले ही लम्हे सायरा चीखती हुई वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा आमिर की तरफ दौड़ लगा दी। आमिर उसे दूर से ही देखकर परेशान हो गया। वो मुसलसल रोती हुई आमिर की जानिब दौड़ी आ रही थी। क्या हुआ सायरा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आमिर ने सायरा की तरफ देखते हुए कहा। वो इतना कहकर सायरा ने वॉशरूम की तरफ इशारा किया, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हल्क से आवाज बाहर ना निकल रही थी। हाँ सायरा बोलो, क्या हुआ, क्या है वॉशरूम में? आमिर ने परेशानी के आलम में सायरा को देखते हुए कहा। फिर वो दोनों वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही आमिर ने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी ना था। वो सवालिया नजरों से फिर सायरा की जानिब देखने लगा, लेकिन सायरा ने तो जैसे चुप साध ली थी। यार आमिर, तुम सायरा को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी बिल देकर आता हूं। इतना सुनकर सायरा और आमिर गाड़ी की जानिब बढ़ने लगे और इरफान बिल देने के लिए चला गया। गाड़ी में बैठते ही सायरा किसी तोते की तरह बोलने लगी थी। वो वॉशरूम में एक औरत थी। क्या कहा तुमने? वो तुम्हें अपनी आंखें निकाल कर दे रही थी? आमिर ने सवालिया नजरों से सायरा की जानिब देखते हुए कहा। हाँ आमिर, मैं सच कह रही हूँ, वो औरत मुझे अपनी आंखें निकाल कर दे रही थी। इतनी भयानक और खौफनाक औरत मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। न जाने वो कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी। बस इतना कहकर सायरा आमिर के बाजू से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी थी, जबकि आमिर उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। सायरा, मैं तुम्हारी बात को गलत नहीं ठहराता, लेकिन यकीन करो कि मैंने अच्छी तरह से वॉशरूम को चेक कर लिया है, वहां कोई भी नहीं है। खैर तुम अपने जहन से ये बात दूर कर दो, चलो हम घर चलते हैं, वैसे भी काफी वक्त हो चुका है। इतना कहकर उन लोगों ने वापस गाड़ी घर की जानिब मोड़ दी। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और अंधेरे ने जैसे पूरे आलम को अपनी लपेट में ले रखा था। आसमान पर अब भी काले सियाह और घने बादल मौजूद थे। चांद भी बादलों के साथ आंख मचोली कर रहा था और सायरा आमिर के बाजू से लिपटी हुई न जाने कब सो गई। अगले ही लम्हे उसे एक झटका सा लगा और वो बड़बड़ाती हुई आंखें खोलकर बैठ गई। ये आमिर और इरफान कहाँ चले गए? सायरा ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने खुद को गाड़ी में अकेला पाया। आमिर, इरफान, कहाँ हो तुम लोग? देखो ना यार, मुझे डर लग रहा है, कहाँ चले गए हो? उसने घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन आमिर और इरफान उसे कहीं भी नजर ना आए। अगले ही लम्हे सायरा के कानों से एक आवाज टकराई। क्या हुआ बीबी जी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं आपकी खिदमत करने के लिए हर वक्त हाजिर हूं।
एक अजीबोगरीब आवाज अचानक से सायरा के कानों में पड़ी। ये शायद किसी औरत की आवाज थी। जैसे ही सायरा ने वो आवाज सुनी तो एकदम दहल कर रह गई और आवाज की तरफ अपनी गर्दन को घुमा दिया। सफेद कपड़ों में मलबूस एक औरत सायरा के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। वो औरत सायरा की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सायरा डर के गाड़ी से बाहर निकल गई। जैसे जैसे सायरा पीछे हट रही थी वैसे वैसे वो औरत उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों तंग कर रही हो? प्लीज खुदा के लिए चली जाओ, और मेरे दोस्त कहाँ है? इतना कहकर सायरा रोने लगी। बीबी जी फिक्र न करें, आपके दोस्त मेरे पास हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं ना। मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। प्लीज आप घबराएं नहीं। इतना कहकर उसने अपना हाथ सायरा की जानिब बढ़ा दिया और सायरा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उस औरत ने अपने चेहरे से बाल हटा दिए थे और अपनी सुर्ख आंखों से वो सायरा को मुसलसल घूरे जा रही थी। उसका आधा जला हुआ चेहरा और सुर्ख सुर्ख आंखें सायरा एकदम देखकर घबरा गई थी। वो औरत फिर सायरा से मुखातिब हुई। अरे बीबी जी, आप डरे नहीं। आप भला मुझसे क्यों डर रही हैं? मैंने तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है। ये ले, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। इतना कहकर उस औरत ने अपनी मुट्ठी सायरा की जानिब बढ़ा दी। जैसे ही सायरा ने उसकी हथेली की जानिब देखा तो वो एकदम पथरा कर रह गई और उसके जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। उसकी हथेली पर दो इंसानी आंखें मौजूद थीं। बस इतना देखना था कि सायरा ने वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन उसकी टांगें उसका साथ ना दे रही थीं। वो बार बार गिर रही थी, लेकिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो मुसलसल दौड़े जा रही थी। अचानक ही उसके कानों में फिर से वही औरत की आवाज टकराई। बीबी जी, जितना भागना है भाग लो, आखिर तुम्हें लौट के मेरे पास ही आना है। अगले ही लम्हे सायरा को एक जोरदार ठोकर लगी और वो मुंह के बल जा गिरी। इतने में वो खौफनाक औरत भी वहां आन पहुंची और उसने सायरा को दबोच लिया। कहां भाग कर जाएगी? ये देख, आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया ना। ये मंजर देखकर सायरा की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। प्लीज मुझे तंग ना करो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सायरा रोते हुए इल्तजाया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए बोली, रुको अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। बस इतना कहने के बाद उसने अपनी कमर के गिर्द लिपटा हुआ बेल्ट एकदम से निकाल लिया और उससे सायरा को मारने लगी। और सायरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रहम खाओ मुझ पर। सायरा उसके सामने मुसलसल अपने हाथ बांध रही थी, लेकिन वो औरत थी कि सायरा को हकारत भरी नजरों से देख रही थी। उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बेल्ट जैसे ही हवा में लहराया तो सायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस अगले ही लम्हे आमिर की आवाज सायरा के कानों से टकराई। सायरा, सायरा क्या हो गया है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे यार आमिर, इसे उठाओ, 1 घंटे से सो रही है। इतना कहकर इरफान सायरा को झंझोड़ने लगा और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मत मारो। सायरा मुसलसल यही बोले जा रही थी और आमिर हैरानी भरी नजरों से उसकी जानिब देखे जा रहा था। क्या हुआ सायरा? कौन मार रहा है तुम्हें? होश में आओ। आमिर की ये बात सुनकर जैसे सायरा को एकदम ही होश आ गया और वो इधर उधर देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था कि ये सब एक ख्वाब था या हकीकत। उसने बहुत ही बुरा सपना देखा था। इसका मतलब है कि मैंने ख्वाब देखा था। जी हाँ मैडम, आपने ख्वाब ही देखा था। इतना कहकर इरफान हंसने लगा और वो दोनों सायरा का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अगले ही लम्हे उनकी आंखें हैरत से फटती चली गईं। जैसे ही सायरा ने अपने बाजू से कमीज ऊपर किया तो उसके बाजू पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सायरा को बेल्टों से मारा हो। देखो आमिर, मैं सच कह रही थी। अगर वो ख्वाब था तो मेरे बाजू पर ये निशान कहां से आ गए? वो औरत मुझे ख्वाब में भी मार रही थी और मैं उससे बचने के लिए चिल्ला रही थी। होटल में भी तुम लोग मेरी बात का यकीन न कर रहे थे, लेकिन अब तो कम से कम तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। अरे यार इरफान, जरा देखो तो सही, सायरा तो बिल्कुल सच कह रही है। इसके बाजुओं पर अब भी जख्मों जैसे निशान है। किसी ने बड़ी बुरी तरह से इसे मारा है। लेकिन भला हकीकत में ये सब कैसे हो सकता है? हो ना हो, ये जरूर कोई शैतानी खेल है। सायरा को फौरन किसी आमिल के पास ले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो शैतानी औरत इसको कोई और नुकसान पहुंचा दे। हाँ यार आमिर,
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें जरूर आमिल साहब के पास चलना चाहिए। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो अमलियात का काम करता है। शायद वो हमारी इस मामले में कोई मदद कर सके। बस यहाँ से कोई 10 मिनट के फासले पर उस आमिल का आस्थाना है। चलो फौरन वहीं चलते हैं। हमें 1 मिनट के लिए भी देर नहीं करनी चाहिए। ये ना हो कि वो सायरा को कोई नुकसान पहुंचा दे। बस इतना कहने के बाद आमिर ने इस बात में सर हिलाया और उन्होंने अपनी गाड़ी उस आमिल के आस्थाने की जानिब मोड़ दी। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों आमिल के आस्थाने पर मौजूद थे। इरफान को देखते ही वो उसे फौरन पहचान गया और अपने साथ उन्हें कमरे में ले गया। जी इरफान साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो बाबा जी, ये हमारी कजन है। न जाने इसे क्या हो गया है। ये देखें इसके जिस्म पर जख्मों के निशान। हम लोग होटल में बैठे खाना खा रहे थे कि वहां ये डर गई और हम इसे सीधा आपके पास ले आए। आमिल ने एक नजर सायरा के बाजू पर डाली तो वाकई वहां पर बेल्ट के निशान मौजूद थे। मेरे बच्चों, फिक्र न करो, मैं अभी इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। चलो आओ बैठो। इतना कहकर आमिर, इरफान और सायरा बाबा जी के पास ही बैठ गए और वो आंखें बंद करके अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ाई करने लगे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और आमिर को मुखातिब किया। बेटा, तुम लोग घबराओ नहीं। वो औरत अपनी जगह बेकसूर है, जबकि गलती तुम्हारे अपनों की ही है। इतना कहकर बाबा जी फिर खामोश हो गए, जबकि सायरा और आमिर सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते रहे। सुनो बेटा, तुम लोग आराम से बैठो और जो कुछ भी नजर आए उसे तहम्मुल से देखना। जो भी हकीकत होगी सामने आ जाएगी। मैं उस औरत को बुलाता हूँ और उससे ये वजह और उसी से ही मालूम करता हूँ कि आखिर वो किस लिए इस लड़की को तंग कर रही है। बस इतना कहकर फिर से बाबा जी ने पढ़ाई शुरू कर दी। अभी उन्हें पढ़ाई करते हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक उस कमरे के कोने में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत सिसकियां भर रही हो। अगले ही लम्हे बाबा जी ने जोर से उस औरत को मुखातिब किया। बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? सबसे पहले तो तुम अपने असली खदोखाल में आ जाओ ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम कौन हो, और दूसरी बात ये कि तुम सायरा को क्यों तंग कर रही हो और असल हकीकत क्या है। और वैसे भी किसी के जुल्म की सजा किसी और को मिले तो ये बात ठीक नहीं। बस इतना कहकर बाबा जी चुप हो गए। बस अगले ही लम्हे कमरे में जैसे एक धुआं सा छा गया और एक औरत उनके सामने मौजूद खड़ी थी। औरत को देखते ही सायरा चिल्ला उठी, अरे रजिया, तुम जिंदा हो? तुम तो मर गई थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम अभी तक जिंदा हो? सायरा ने हैरानी भरी नजरों से रजिया को देखते हुए कहा, जी बीबी जी, मैं रजिया हूँ, आपकी पुरानी खिदमत गुजार। ये उन दिनों की बात है कि जब आप बहुत छोटी थी और आपकी आंखों में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने आपकी आंखों का बहुत इलाज किया, लेकिन किसी भी तरह से आप सेहत याब ना हो रही थी। डॉक्टरों ने आपके वालिदैन को यह भी कहा था जल्द से जल्द आपकी आंखें तब्दील कर दी जाए, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित होगा। बस इसी बात को लेकर आपके वालिदैन बहुत परेशान थे। भला कौन अपनी आंखें किसी को दे सकता है, लेकिन फिर भी आपके वालिदैन ने हिम्मत ना हारी और बराबर तलाश करते रहे। उन्हें और तो कहीं से कोई मदद ना मिली और ना ही आंखों का बंदोबस्त हुआ। अलबत्ता एक रात मेरी बेटी जैनब अचानक ही गायब हो गई। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत रोई और तड़पी, हत्ता कि हमने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई और साहब जी ने भी मेरी बहुत मदद की, लेकिन फिर भी मेरी बेटी का कोई पता न चला। बस इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन मेरी बेटी न मिली। एक दिन जब मैं चाय बनाकर किचन से बाहर आ रही थी तो अचानक साहब जी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो उनसे कह रहे थे कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की आंखें ठीक करने में मेरी बहुत मदद की, लिहाजा मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सायरा आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही है और उसकी जिंदगी को खतरा भी टल गया है। लेकिन अगली बात जो उन्होंने कही उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तुम लोगों ने जैनब को ठीक से दफन तो कर दिया था ना? उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठे हुए उन तीनों लोगों की जानिब देखते हुए पूछा। जी जी साहब जी, हमने जैनब को तय खाने में दबा दिया है। अब किसी को भी उसकी लाश कभी नहीं मिलेगी। बस ये सुनना था कि चाय की ट्रे मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ी और इसके बाद तो जैसे मुझ पर क्यामत टूट पड़ी। उन तीनों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर रुमाल बांध दिया। वो मुझे घसीटते हुए नीचे तय खाने में ले गए, जहां उन्होंने मेरी बेटी को मौत के घाट उतारा था। उन लोगों ने मेरा भी गला दबा दिया
और मुझे वही तय खाने में दफन कर दिया। जब शाम का अंधेरा फैला तो मेरी बेटी ज़ैनब की रूह मेरे पास आई, फिर हम दोनों एक हो गए। बस वो दिन और आज का दिन हम दोनों ही सिसक सिसक कर रो रहे हैं। लेकिन मैंने उसी दिन ही इरादा कर लिया था कि तुम्हारे बाप को और तुम्हें हरगिज नहीं जीने दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बच्ची की आंखें छीनी है और उसकी जिंदगी भी। एक माँ के लिए भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी बच्ची। बस इतना कहकर रजिया जोर जोर से रोने लगी। ये सारा मंजर देखकर सायरा को तो जैसे यकीन ही ना आ रहा था। अगले ही लम्हे कमरे में बाबा जी की आवाज गूंजी, देख लिया बच्चों, आज सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ गई है। भला कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपनी औलाद की खातिर किसी और की औलाद को कुर्बान कर दे। बस इतना कहने के बाद वो रजिया से मुखातिब हुए, देखो बेटा रजिया, सायरा बिल्कुल बेकसूर है और ये सारा किया धरा उसके बाप का है। मेरे ख्याल में उस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तुमसे इतना कहूंगा कि तुम सायरा को माफ कर दो। कम से कम तुम्हारी बेटी की आंखों से सायरा इस दुनिया को तो देख रही है और तुम्हारे इस अमल से खुदा भी तुमसे राजी होगा। बाबा जी की ये बात सुनकर रजिया ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात को कबूल करती हूँ, लेकिन मैं सायरा के बाप को माफ नहीं कर सकती। उस जालिम शख्स को हर सूरत में सजा मिलनी चाहिए। सायरा ने भी रजिया की रूह को तसल्ली दी कि वो अपने बाप को खुद अपने हाथों से सजा दिलवाएगी। घर आते ही उसने पुलिस को कॉल कर दी। फिर सायरा के कहने पर पुलिस ने तहखाने में उन दोनों की लाशें निकाल ली और अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा दी। कुछ ही दिन में पुलिस ने सायरा के बाप का सारा फोन डाटा निकाल लिया और उसे अदालत में जज के सामने पेश कर दिया। जज साहब ने सायरा के वालिद को 25 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सायरा की खुशी दीदनी थी। अदालत से बाहर निकलते ही उसने बहुत ही बाहिम्मत लहजे में कहा, मैं अपने बाबा की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैंने आज एक मुलजिम को सजा दिलवाई है। बस इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने घर की तरफ चल दी। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।